हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को किस प्रकार मॉक लगाना चाहिए और वो कौन सी 5 टॉप टेक्निक्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो न सिर्फ मॉक्स में बल्कि आरआरबी एनटीपीसी के मुख्य एग्जाम में भी आपका स्कोर 90 प्लस आएगा। जी हाँ यारों, अगर आज जो इस वीडियो में बताएगी टेक्निक्स को आप फॉलो करते हो तो आपकी जो समस्याएं हैं कि आपके पास एग्जाम में कम समय पड़ जाता है, आप एग्जाम में जो सवाल हैं उनमें फंस जाते हो और आपके जो स्कोर है वो बढ़ नहीं पा रहा, तो यारों ये सभी समस्याओं का आज जड़ से समाधान होगा। क्योंकि आपको मैं वो टॉप सीक्रेट बताने वाला हूँ, वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिनको टॉपर्स फॉलो करते हैं, जिनको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉलो करते हैं। यारों अगर आप आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको स्मार्ट तरीके से और स्ट्रेटेजी के साथ मॉक देने होंगे। जी हाँ यारों, बिना मॉक के सिलेक्शन लेना संभव ही नहीं है। क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी लोग एग्जाम को क्रैक करते हैं उनमें से 99% लोगों का यही रिकमेंडेशन होता है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। ऐसा क्यों? आज मैं आपको सबसे पहले जो पहला मेरा मुख्य बिंदु है वो ये कि आपको पहले मॉक टेस्ट का उद्देश्य समझाना। आपको मैं बिगनर से लेके एकदम प्रो लेवल पे मॉक के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार जो मॉक टेस्ट होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। यारों मॉक टेस्ट का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं होता कि वो आपको बताए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। नहीं यारों, अगर आप मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए लगाते हो कि आपको पता चल सके कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल रॉन्ग ट्रैक पर जा रहे हो। मॉक टेस्ट इसलिए होता है कि वो आपको बताता है कि आप एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होगा, जो एग्जाम में टाइम का प्रेशर होगा, उसके प्रेशर के अंडर में आप किस सेक्शन को अच्छे से कर पा रहे हो, किस सेक्शन में आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, कौन सा सेक्शन आपका वीक है। यारों इन 3 कैटेगरी में अपने मॉक्स को डिवाइड कर लो। कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, कौन सा आपका वीक सेक्शन है और किस सेक्शन में आप जानते तो थे मगर फिर भी सिली मिस्टेक करके आप उसको गलत कर रहे हो। अगर आपने इन 3 कैटेगरी में अपने जो मॉक्स को डिवाइड कर दिया, मतलब जब आपने आंसर की मिलाई और इन 3 कैटेगरी में उसे डिवाइड कर दिया, तब जाके आपको मॉक लगाने का रियल फायदा होगा। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आप मान लो जैसे आपका 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर के पेपर को हम 50-50 के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट्स में आपके आ रहे हैं 50 आउट ऑफ 50 नंबर आ रहे हैं, दूसरे पार्ट में आपके 50 आउट ऑफ 30 नंबर आ रहे हैं। अगर अब आपको अपना स्कोर इंप्रूवमेंट करना है तो क्या आप उस सेक्शन पे ध्यान दोगे जिसमें आपके 50 में से 50 नंबर आ रहे हैं? यारों उधर तो आपको पहले से ही फुल मार्क्स आ रहे हैं। अब जो आपको फोकस करना है उस सेक्शन पे करना है जहां आपके 50 में से 30 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि नंबरों की बढ़ने की गुंजाइश वही है। यारों यही उद्देश्य होता है मॉक टेस्ट का, जो हमें बताता है कि हमारा वीक सेक्शन ये है और यहाँ पर अगर हम काम करेंगे तो हमारा स्कोर इंप्रूवमेंट होगा और हम कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ हमने प्रिपरेशन की है। तो अब मैं जो वीडियो को स्टार्ट करूं, आपको 5 टेक्निक्स बताऊं, उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, क्योंकि मैं ऐसे काम की वीडियोस लाता रहूँगा। तो यारों जो मेरी पहली टेक्निक है वो है सही समय पर मॉक दो। जी हाँ यारों, मैं इसको 2 तरीकों से इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ। पहला तो ये पढ़ाई से रिलेटेड कि आप जो मॉक दो तो उससे पहले आपका जो सिलेबस है कम से कम 50 to 60% कवर हो जाना चाहिए। यारों ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, क्योंकि अगर आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा बहुत भी सिलेबस नहीं पढ़ा, तो आपको मॉक देने से कोई फ़ायदा है नहीं। उससे अच्छा तो आप डीप में जाके अपना जो टाइम है उसको डीप में अपना सिलेबस कंप्लीट करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले उनको प्रायोरिटी दो, उसके बाद ही आप मॉक की तरफ आओ तो मॉक बेनिफिट करेंगे। फिर दूसरा जो जिस संदर्भ में मैं इस बात को कह रहा था सही समय पर मॉक दो, वो ये कि अपना पूरे दिन में एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इस टाइम पर मॉक देना है। वो ऐसा कि जब आप एक टाइम सेट कर लेते हो तो आपकी वो हैबिट बन जाती है। यारों जैसे मैंने अपने लिए एक टाइम सेट कर रखा था कि शाम को 7 बजे, 6:30, 7 बजे के आसपास मुझे मॉक देने बैठ जाता था और 8, साढ़े 8 बजे तक मैं अपना मॉक दे के फ्री हो जाता था। फिर अपना खाना पीना खाता था, उसके बाद अपना एनालिसिस करता था बैठ के आराम से। तो यारों एक ये हैबिट बन जाती है कि शाम के 7 बज के मॉक देना है, 7 बज के मॉक देना है। जैसे बचपन में हमारी हैबिट बन जाती थी कि 5 बज के खेलने जाना है, 5 बज के खेलने जाना है, वैसे ही अब आप अपना कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो। ऐसा नहीं है कि शाम को 7 बजे आप फिक्स करो, ये आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अपना एक फिक्स टाइम टेबल कर लो जब तक आपके एडमिट कार्ड जारी नहीं होते तब तक के लिए। और जब आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएं तो उसके अकॉर्डिंग जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है आपको उसी शिफ्ट में मॉक की प्रैक्टिस करनी है। यारों ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो माइंड का जो एक इन्वायरमेंट है, आपका जो एक माहौल बनता है, टाइम के अकॉर्डिंग
आप बहुत इजीली उसमें एकदम खुद को ढाल देते हो। जैसे अगर शाम को 5 बज गए तो हमारा एकदम मन करता है कि यार कहीं घूम के आएँ, खेल के आएँ, थोड़ा सा टहल के आएँ। लेकिन वहीं अगर सुबह जैसे हमको आदत है कि शुरुआत से आदत रहती है कि हम लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर छुट्टी होती है, घर आते हैं और अपना नॉर्मल काम करते हैं। तो मॉर्निंग टाइम में ज़्यादातर बच्चे स्टडी करते हैं, वो एक हैबिट बन जाती है। इसलिए अपना एक टाइम सेट कर लो, फिक्स कर लो। फिर जो दूसरी टिप्स है वो है कि आप किस हिसाब से अपना पेपर सॉल्व करते हो। जी हाँ यारों, ये पहली टिप्स कि आप अपना एक फिक्स टाइम रखो, एक सही समय पे मॉक दो, जिसमें पहला था 50 से 60% कम से कम आपका सिलेबस कंप्लीट हो। दूसरा था कि अपना फिक्स टाइम मतलब सेट कर लो कि इसी टाइम पे मुझे मॉक देना है। दूसरा जो टिप्स है जो कि अपना जो मॉक है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। यारों, जब भी आप मॉक देने बैठते हो तो उससे पहले अपने दिमाग में हल्की फुल्की थोड़ी सी कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन इसलिए कि आपका माइंड का वार्म अप हो जाए। जिस प्रकार खिलाड़ी खेलने जाने से पहले अपने शरीर का वार्म अप करते हैं, उसी प्रकार यारों आप जब मॉक देने जा रहे हो तो उससे पहले अपने थोड़ा माइंड का वार्म अप कर लो। क्योंकि जब आप अचानक से युद्ध क्षेत्र में कूदोगे तो फिर दिमाग का दही होगा। उससे पहले ही थोड़ा दिमाग को हल्की फुल्की कैलकुलेशन कर लो कि मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, या फिर कोई भी A to Z तक अपना ABCD लिख के उसके ऊपर थोड़ा नंबर लिख लो। कोई भी आपको जिससे थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ माइंड थोड़ा एक्टिवेट हो रहा है, ऐसा करो। उसके बाद अपना मॉक स्टार्ट करो, और मॉक स्टार्ट करने के बाद एक ही लय में पूरे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करो। जो आ रहा है उसको ऑन द स्पॉट सॉल्व करो, जो नहीं आ रहा उसको स्किप कर दो। लेकिन 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करने कहीं भी अपना ईगो नहीं लगाना। यारों, इस चीज़ को अभी से हैबिट बना लो, कहीं भी अपना ईगो नहीं लगाना। ऐसा नहीं सोचना रीजनिंग तो मेरे फ्री के नंबर हैं, इसको तो क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, इसको तो पूरा करके जाऊंगा। अगर एक बार में आपसे अटेम्प्ट में नहीं बन रहा है उसको स्किप कर दो, दोबारा के सॉल्व करो। हो सकता है कि एग्जामिनर ने जानबूझ के क्वेश्चन ही गलत दिया हो सकता है कि आपको एग्जामिनर फंसाना चाह रहा हो, इसीलिए अपना ईगो मत लगाओ। एक लय में पूरा एग्जाम सॉल्व करो। फिर दूसरा राउंड लो। दूसरे राउंड में देखो, आपने कम से कम एक राउंड लिया तो उसमें आपके 100 में से 60 क्वेश्चन अमूमन हो ही जाएंगे। फिर जो दूसरा राउंड होगा वो रहेगा 60 से 80 क्वेश्चन करने का, जो 20 क्वेश्चन है। दूसरे राउंड में ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो आपको थोड़ा चैलेंज देंगे, आप उनको सॉल्व करो। जो तीसरा राउंड होता है वो ऐसे राउंड होता है जिसमें आपको एकदम टफ क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इन टफ क्वेश्चनों में जो 10 से 15 क्वेश्चन होंगे उनमें से भी अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन भी कर जा रहे हो तो ये मान लो आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल दिया। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा होता है, 60 इजी क्वेश्चन, 25 मॉडरेट क्वेश्चन, और बाकी जो अपने 15 क्वेश्चन होते हैं वो टफ लेवल के, मतलब मॉडरेट टू टफ लेवल के होते हैं। तो आपको इन 3 चरणों में पेपर देना है। पहली टेक्निक सही समय पे, दूसरी टेक्निक 3 स्टेप्स में पेपर देना है, तीसरी टेक्निक यारों तीसरी जो टेक्निक है वो है आपको अपना एनालिसिस करना है। मॉक देने के बाद अपना एनालिसिस करना है और देखना है कि कौन सा सेक्शन आपका कमजोर रहा, कौन सा सेक्शन आपका मजबूत रहा, किन सवालों ने आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया, किन सवालों में आपका सिली मिस्टेक हुई। इनको जब आप लिख लो अपने मतलब नोटबुक में लिख लो कि इस सेक्शन में मेरे को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फिर अगले वीक उसी सेक्शन पर काम करो। फिर जो चौथा पॉइंट है वो है यारों आपका टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ यारों, टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना टाइम मैनेज किए आप 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे करोगे। आपको अमूमन एक क्वेश्चन के लिए 50 से 55 सेकंड मिलेगी। अगर आप किसी एक क्वेश्चन पर अटक गए, अगर आपने किसी एक क्वेश्चन से ईगो लगा लिया तो आपका बोले तो पूरा रिदम बिगड़ जाएगा। और सही बताऊँ ना यारों, मेरे साथ यही हुआ था। जैसे मेरा CCTC में मेरे 82.67 नंबर है, जबकि मेरे क्लर्क में 94 नंबर है। मैंने किया क्या, ईगो लगा दिया, क्योंकि मैं रीजनिंग के नंबर ये सोच रहा था कि फ्री के नंबर है, और एग्जामिनर ने वही मेरे को फंसा दिया। उस एक क्वेश्चन की वजह से मेरा जो पूरा पेपर देने का जो सिस्टम था वो पूरा गड़बड़ा गया। उस क्वेश्चन में मैंने 2 मिनट लगाए, फिर वो क्वेश्चन आया नहीं। अगला क्वेश्चन जो उधर मेरे 2 मिनट के उसका प्रेशर, और एक दिल में थोड़ी कसक सी थी यार, रीजनिंग का क्वेश्चन छूट रहा है मेरे से, तो फिर अगला क्वेश्चन था इजी था वो भी नहीं आया। ऐसे करते लगातार 4-5 क्वेश्चन ऐसे गए, मेरे को नहीं आए। मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। मैंने एक साथ 50-60 क्वेश्चन छोड़े, एकदम लास्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू किया, क्योंकि मैंने हर सिचुएशन के लिए अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रखी थी। मुझे पता था कि अगर इन केस कोई ऐसा सिचुएशन मेरे सामने फंसता है तो उसमें मुझे अपना माइंडसेट कैसे रखना है, कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो यारों, उसी एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी किसी क्वेश्चन से ईगो मत लगाओ। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपको देखने ही देखने हैं।
और इसलिए 3 स्टेप्स में आपको वो फॉलो करनी है। और यारों 5वीं और सबसे लास्ट की जो टिप्स है वो है आपका माइंडसेट। यारों जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो ना तो खुद को एक योद्धा की तरह मानो। आपके सामने जो क्वेश्चन है उनको आप विरोधी सैनिक मानो और आपके हाथ में जो कलम है वो आपकी तलवार है। आप जितनी रफ्तार से इस तलवार को चलाओगे, आप जितनी रफ्तार से अपनी बुद्धि को चलाओगे, आप उतनी ही धारदार तरीके से आप इन सैनिकों को ख़त्म करोगे और खुद को मजबूत स्थिति में पाओगे। यारों मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरे हाथ में जो कलम है मैं उसको इतनी तेज़ चलाऊँ, अपने दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है उनको इतनी तेज़ रिवाइज करूँ, इतनी तेज़ जो लॉजिक है उनको लेके आऊँ कि एग्जाम के क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते मैं आंसर निकाल लूँ। ये मेरा मतलब अपनी तरफ से आप 100% दो। कहने का मतलब ये है आपके पास गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए थी कि मैं थोड़ा और कर लेता, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर लेता, ऐसे कहने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए थी। यारों अगर आप पॉजिटिव होकर एग्ज़ाम दोगे ना तो आप यकीन मानो कि आपके 2 से 4 नंबर तो यूं ही बढ़ जाएंगे। जहां अगर आप पैनिक हो गए या फिर आप नेगेटिव हो गए तो वही आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और आपके 2 से 4 नंबर कट गए। देखो यारों अगर आपके नंबर आ रहे हैं 80 और 2 से 4 नंबर बढ़ गए तो आपके नंबर हो गए 84। अगर आपके नंबर आ रहे हैं 80 और आप पैनिक हो गए और नेगेटिव मार्किंग कर दी तो आपके 3-4 नंबर अगर कट गए तो नंबर हो गया आपके 76। तो नंबर का डिफरेंस कितना आ गया? सिर्फ एक एटीट्यूड की वजह से। अगर आपने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा, नॉर्मल है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, लेकिन आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है? आपको 100 में से 100 नंबर नहीं लाने। CBT 1 में अभी आपको 100 में से 100 नंबर लाने की नहीं सोचना, अभी आपको बस अपना 100% देना है। 100% किसी बच्चे का 100 नंबर भी हो सकता है, किसी बच्चे का 90+ भी हो सकता है, किसी बच्चे का 85+ भी हो सकता है। पर मैं आपसे बोलूँगा कि अपना जो मिनिमम टारगेट है वो 80+ रखो और उसके ऊपर आप जितना जाते हो वो आपके लिए और सफलता के रास्ते ही खोलेगा। यारों ये 5 टिप्स थी जिनको मैंने यूज़ किया, जिनको मैंने अपनी तैयारी के दौरान फॉलो किया और मुझे लगा कि यार ये चीज़ें मेरे समय में जितनी कीमती थी हो सकता है आपके लिए भी, आपकी तैयारी के समय में भी आपको उतनी ही कीमती लगें और आपको भी सफलता तक लेके जाएं। तो यारों मॉक टेस्ट से डरने का नहीं और अपने नंबरों को कंपेयर नहीं करने का। हाँ यारों ज़्यादातर एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चे कंपेयर करते हैं कि यार उसके 100 में से 100 नंबर आए। तो आपको एक बात बता दूं कि मॉक टेस्ट आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर देते हो, आजकल इतना घोटाला हो रहा है कि बच्चे मतलब फेक आईडी बना के 5 मिनट में पेपर सॉल्व कर देते हैं और 100 नंबर ले आते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमारे 100 नंबर आ गए। ये मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं बच्चे और उनसे आप कंपटीशन करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस खुद से कंपटीशन करो, अपने वीक सेक्शन को इम्प्रूव करो, यही हमारी असली जीत है। और यारों आपको वीडियो कैसी लगी आप बताना और कमेंट में अपने डाउट जरूर डालना, क्योंकि यारों आप डाउट डालते हो उससे मुझे आपके एग्ज़ाम का जो आप प्रिपरेशन लेवल है उसके बारे में पता चलता है और आप इस समय किस सिचुएशन का फेस कर रहे हो उसके बारे में भी बहुत अच्छा आइडिया लगता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है, दिल खोल के कमेंट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।